नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा हैं जो चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले जो फंसा है वो है मौलाना गैंग। राम मंदिर निर्माण के बाद अब विश्व हिंदू परिषद का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अब बारी काशी मथुरा की है। बताएंगे आपको और क्या कुछ बोला गया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से, जिससे मौलानाओं में हड़कंप मच गया है। 4 के चक्रव्यूह में जो दूसरे योद्धा फंसे हैं वो है अखिलेश यादव। एसआईआर की प्रक्रिया पर अभी तक अखिलेश यादव की बयानबाजी चल रही है। घुसपैठियों से लेकर डिटेंशन सेंटर तक उन्होंने सवाल उठाए हैं और अब उन्होंने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। तो अब ऐसा क्या किया अखिलेश यादव ने जिससे उनकी नैया डूबती नजर आ रही है, बताएंगे आपको। बात होगी आजम खान की। आजम खान जेल से बैठकर दिन रात अपने जेल से रिहा होने के सपने देख रहे हैं, लेकिन अदालतों में आजम खान के काले कारनामों की फाइल कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इसी कड़ी में आज आजम खान से जुड़े एक और मामले में सुनवाई हुई। बताएंगे आपको क्या कुछ सुनवाई में हुआ और कैसे फंसे आजम खान। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात होगी वकीलों की। पिछले 2 दिन से मेरठ के वकील हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण इतना हंगामा हुआ कि स्कूल से लेकर दफ्तर तक में ताला लगाना पड़ा। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी है। मेरठ के हस्तिनापुर में आयोजित प्रयासी मंडल की बैठक में संगठन ने साफ साफ हुंकार भरी कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण केवल एक चरण है, पहला पड़ाव पूरा हुआ है, लेकिन अब हिंदू समाज को काशी या मथुरा के लिए संगठित किया जाएगा। ये बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर संतों और विहिप के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने बैठक में संगठन के एजेंडे को स्पष्ट करते हुए कहा कि राम मंदिर का संकल्प पूरा होने के बाद अब समाज को मथुरा और काशी के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतिम लक्ष्य संपूर्ण विश्व में राम राज्य की पूर्ण स्थापना है। यह बयान ऐसे समय में आया जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा होने वाला है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि पर चल रहे विवाद अदालतों में है। विहिप का ये ऐलान दिखाता है कि हिंदू संगठन इन मुद्दों को अब और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने के मूड में है। बैठक में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा का भी तीखा हमला बोला गया। बजरंग लाल बांगड़ा ने कहा कि जिनकी जनसंख्या 25 करोड़ तक पहुंच गई है, उन्हें मिल रहे विशेष अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलने की जरूरत है। यह बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ये सीधे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर सवाल उठाता है। परिवार व्यवस्था पर भी गहरी चिंता जताई गई। बांगड़ा ने कहा कि वामपंथी विचारधारा समाज को भ्रमित कर रही है, जिससे कुटुंब टूट रहे हैं। सनातन संस्कृति अपनी कुटुंब व्यवस्था के कारण आज भी जीवित है, जबकि विश्व की कई संस्कृतियां समाप्त हो चुकी है। संगठन अब परिवारों में संख्या बढ़ाने और नई पीढ़ी में सनातन संस्कार रोपने की विशेष अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारों की कमी से परिवार बिखर रहे हैं और इसका परिणाम जल्द दिखेगा। बैठक में विहिप ने अपने 1 साल के कार्यों का विस्तृत ब्यौरा भी पेश किया। बजरंग लाल बांगड़ा ने बताया कि संगठन ने 2,63,467 गौ माताओं को बचाया, 21,467 लोगों को घर वापस करवाया और 3,49,927 लोगों को धर्मांतरण से बचाया, 11,674 युवाओं को रोजगार दिया और त्रिशूल दिशा से 1 लाख से ज्यादा युवाओं को जोड़ा गया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि विहिप सिर्फ धार्मिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है। कुल मिलाकर विहिप का ये रुख मौलाना गैंग और विपक्षी दलों में हड़कंप मचा सकता है, क्योंकि काशी मथुरा के मुद्दे अब खुले तौर पर एजेंडे पर है।
बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो अखिलेश यादव से जुड़ी है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में चले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR पर बड़ा हमला बोला। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि मतदेय स्थलों पर गलत वोटर लिस्ट अपलोड की जा रही है और अनुपस्थित विस्थापित मृत सूची में भी खामियां हैं। सपा नेताओं के श्रीवास्तव, डॉक्टर हरीश चंद्र सिंह और राधे श्याम सिंह ने ये ज्ञापन सौंपा, मांग की कि इन कमियों को तुरंत दूर किया जाए ताकि प्रभावित क्षेत्रों के मतदाता आसानी से अपना नाम जोड़ सके। विशेष रूप से मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में कई बूथों पर 2003 की पुरानी और गलत वोटर लिस्ट अपलोड कर दी गई, जिनमें अन्य बूथों के मतदाताओं के नाम दिख रहे हैं। इससे बूथ लेवल ऑफिसर को मैपिंग में दिक्कत हो रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत के बावजूद समस्या बनी हुई है। इसी तरह अयोध्या सदर ने बूथ नंबर 54 पर भी 2003 की लिस्ट अपलोड की है। बस्ती जिले में AST लिस्ट की गहन जांच की मांग की गई है। सपा ने सभी जिलों में प्रयागराज की तर्ज पर कारण सहित सर्चेबल AST सूची जारी करने और सभी पार्टियों को देने की मांग की है। बड़ी संख्या में फॉर्म C श्रेणी में जा रहे हैं, जिससे मतदाताओं को अनावश्यक नोटिस और दस्तावेज मांगने पड़ेंगे। पार्टी ने कहा है कि निर्वाचन अधिकारियों की गलती का खामियाजा आम जनता भुगतेगी, इसलिए दोषियों पर कार्रवाई हो। अखिलेश यादव लंबे समय से SIR को घुसपैठियों का फायदा पहुंचाने और बीजेपी समर्थकों को जोड़ने की साजिश बता रहे हैं। अब चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत करके इसे बड़ा मुद्दा भी बना दिया है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे सपा की नैया डूब सकती है, क्योंकि जांच में उनके क्षेत्रों में भी फर्जी वोटर निकले हैं। बीजेपी इसे विपक्ष की बौखलाहट बता रही है, क्योंकि 2027 नजदीक है और वोटर लिस्ट में ये विवाद चुनावी जंग को और गर्मा सकता है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो आजम खान से जुड़ी है। रामपुर के बाहुबली कहे जाने वाले आजम खान के लिए एक राहत भरी खबर आई है। रामपुर की MP MLA स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य के अभाव में आरोप साबित नहीं कर सका। यह फैसला 18 दिसंबर को सुनाया गया, जो आजम खान के समर्थकों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। हालांकि यह राहत सिर्फ एक मामले तक सीमित है और आजम खान की जेल से पूरी रिहाई अभी भी दूर की कौड़ी नजर आ रही है, क्योंकि उनके खिलाफ दर्जनों अन्य मामले अभी भी अदालतों में लंबित है। यह मामला 29 मार्च 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव अपने चरम पर थे। रामपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित किया था। आरोप था कि उन्होंने तत्कालीन जिला अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काने वाली टिप्पणियां की थी। भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें आजम खान कथित तौर पर अधिकारियों पर व्यक्तिगत हमले कर रहे थे। इस वीडियो के आधार पर आम आदमी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने 2 अप्रैल 2019 को रामपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। शिकायत में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराएं लगाई गई थी। उस समय आजम खान पहली बार रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने आजमगढ़ की पारंपरिक सीट छोड़ दी थी। खैर, इस मामले में जरूर आजम खान को रिहाई मिल गई हो, लेकिन अभी भी ऐसी कई फाइलें खुलना बाकी है जिसमें आजम खान का जेल में सड़ना तय है। आजम खान पर अभी भी 80 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें ज्यादातर गंभीर प्रकृति के हैं, दुश्मनी के हैं, जमीन कब्जा के हैं, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के हैं, किताब चोरी, गौ तस्करी जैसे आरोपों में लंबी लिस्ट बनी हुई है। सबसे चर्चित मामला जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन कब्जाने का है, जिसमें वो पहले ही दोषी करार हो चुके हैं और सजा काट रहे हैं। कुल मिलाकर ये एक मामले में राहत है, लेकिन आजम खान की कानूनी लड़ाई अभी काफी लंबी चलने वाली है। बढ़ते चौथी खबर की ओर जो मेरठ से जुड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की 50 साल पुरानी मांग को लेकर वकीलों का आंदोलन तेज हो गया है। केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर 22 जिलों में बंद रहा, जिससे दैनिक जीवन ठप हो गया। मेरठ पूरा बंद रहा, जैसे कि बाजार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, OPD, पेट्रोल पंप,
सब कुछ बंद रहा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील। पिछले लगभग 5 दशकों से हाई कोर्ट बेंच की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है, जिसके लिए आज का जो आह्वान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले जो हमारी संघर्ष समिति में हैं, हमारे सबके चेयरमैन संघर्ष समिति के जो बार के अध्यक्ष होते हैं मेरठ के, वो होते हैं। उन्होंने आह्वान किया था कि 17 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा बंद रहेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये बंद का आह्वान किया गया है। पूरे न्यायालय बंद हैं और बाजार में भी व्यापारियों के सभी संगठनों से अपील की थी, सबने हमें समर्थन दिया था। आज उसी परिप्रेक्ष्य में ये हम एक जनसभा जनमानस को साथ लेकर अधिवक्तागण सब पैदल मार्च कर रहे हैं। तमाम संगठन, व्यापारी संगठन, डॉक्टरों का, IMA का संगठन, सब किसान यूनियन, सबका समर्थन हमें प्राप्त। मुख्य मांग क्या है? हमारी हाई कोर्ट बेंच की मांग है कि जब महाराष्ट्र में 5 बेंच हो सकती हैं, राजस्थान में 4 बेंच हो सकती हैं, तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच क्यों नहीं है? हमारी जायज मांग है और सरकार इस पे हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब जरूर अमल करेगी और हाई कोर्ट की बेंच हमें जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद है। DM को आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला है? DM साहब से हमने ज्ञापन देते समय सिर्फ ये कहा है कि इस हमारे ज्ञापन को माननीय प्रधानमंत्री को अपने माध्यम से भिजवा दें। वकील कहते हैं कि यूपी के 63% मुकदमे वेस्ट यूपी से है, लेकिन बेंच नहीं है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वो इस मामले में एक बेंच बनाए और सुनवाई करे। अब सरकार इस मामले में क्या कुछ करती है, यह भी देखना बाकी है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।